क्या हो अगर पंजाब की ज़राअत का मुस्तकबिल सुनहरी गंदम या सफ़ेद कपास ना हो, बल्कि मेक्सिको का एक सब्ज, खुरदरा और इंतहाई कीमती फल हो? हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। रवायती ज़राअत में तो हम अक्सर बीज बोकर कुदरत के भरोसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम जिस मौजू का गहरा तज्जिया कर रहे हैं, वहाँ अंदाजों की कोई गुंजाइश नहीं है। आज हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट का जायजा ले रहे हैं जो आम ज़रई ज़मीन को एक हाई स्टेक्स, हाई रिवॉर्ड लेबोरेटरी में बदल सकता है। सही बात है। जब हम एवोकाडो जैसी आला मालियत वाली फसल की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक दरख्त लगाने का मामला नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर एक बायोलॉजिकल और कमर्शियल एंटरप्राइज है। तो इस साइंसी सफर को बाकायदा शुरू करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है सीक्रेट्स ऑफ एवोकाडो सक्सेस इन पंजाब। जी, इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की ग्लोबल एग्रीकल्चर सीरीज के तनाजुर से होती है। मतलब मौसमियाती तब्दीलियों के इस दौर में हमें ऐसी फसलों की जरूरत है जो बदलते हालात का मुकाबला कर सकें। अच्छा, लेकिन क्या ये सिर्फ एक नजरियाती खाका है या इसके पीछे कोई ठोस साइंटिफिक तजुर्बा मौजूद है? नहीं, ये बिल्कुल नजरियाती नहीं है। इस प्रोजेक्ट की बाकायदा रहनुमाई मुल्क के सीनियर सॉइल साइंटिस्ट जनाब मोहम्मद जावेद कमर कर रहे हैं। वाह, उनकी तो मिट्टी की केमिस्ट्री पर दहाइयों की तहकीक है। बिल्कुल, और उनका स्ट्रेटेजिक फोकस महज किसानों को पौधे बेचना नहीं है। वो तिजारती बुनियादों पर एवोकाडो के बागात का एंड टू एंड कमर्शियल मैनेजमेंट मुतारिफ करवा रहे हैं। यानी जमीन की तैयारी से लेकर फल की पैकिंग तक एक मुकम्मल साइंटिफिक निजाम। और ये कोई दरामद शुदा कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं है, बल्कि इसे खास तौर पर पंजाब के मखसूस जोग्राफियाई खदूखाल और माहौल के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल पंजाब की जमीन को जहन में रखकर। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है पोटेंशियल ऑफ एवोकाडो इन पाकिस्तान्स चेंजिंग क्लाइमेट। अगर हम आलमी मंडी को देखें तो मेक्सिको और ब्राजील तो इस पैदावार के बेताज बादशाह हैं। उनकी इजारादारी जरूर है, लेकिन आलमी रुझान बहुत तेजी से बदल रहा है। अब जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छा, वेस्ट इंडीज और फिलिपाइन भी तो शायद इसकी काश्त कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि स्पेन और यूनान में भी इसकी काश्त तिजारती बुनियादों पर तेजी से फैल रही है। तो मतलब एवोकाडो अब सिर्फ एक लग्जरी नहीं रहा। हाँ, ये आलमी खुराक का लाजमी हिस्सा बन चुका है। यहीं पर मेरे जहन में एक उलझन पैदा होती है। अगर ये तरक्की याफ्ता मुमालिक इस दौड़ में शामिल हैं, तो पाकिस्तान का मौसम इसे इस आलमी मार्केट में कैसे खड़ा कर सकता है? इसका जवाब हमारे मुनफरद मौसमियाती खित्तों में है। पंजाब के वसी इलाके मोतदिल मौसम रखते हैं, और एवोकाडो को ना तो कड़ाके की सर्दी पसंद है और ना ही 50 डिग्री की वो झुलसा देने वाली गर्मी। बिल्कुल, पंजाब का वो मोतदिल मौसम एक कुदरती ग्रीन हाउस का काम करता है। अगर उसे दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुआशी ब्रेक थ्रू हो सकता है। ये तो हो गई मौसम की बात, लेकिन असल खेल तो जमीन के नीचे है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है आइडियल सॉइल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। यहाँ जड़ों की सेहत के लिए अच्छी निकास वाली मीरा रेतली जमीन यानी लोमी सॉइल को लाजमी करार दिया गया है। जी, क्योंकि इसकी एक दिलचस्प बायोलॉजिकल वजह है। एवोकाडो की जड़ें बहुत अथली होती हैं, और दीगर दरख्तों के बरक्स इनमें बारीक रूट हेयर्स नहीं होते जो खुराक जज्ब करें। तो फिर वो खुराक कैसे लेती हैं? उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो सिर्फ नर्म मसामदार मीरा जमीन में ही मिल सकती है। आम चिकनी मिट्टी में तो वो दम घुट कर मर जाएंगी। अच्छा, और यहाँ एक इंतहाई सख्त कीमियाई शर्त भी है। मिट्टी का पीएच लेवल 6.2 से 6.5 के दरमियान होना चाहिए। ये तो बहुत ही तंग दायरा है। हाँ, इसे यूं समझें कि पीएच वो ताला है जो जमीन की खुराक को पौधे तक जाने देता है। अगर पीएच 6.5 से ऊपर जाता है तो मिट्टी में मौजूद आयरन और जिंक जैसे अनासर लॉक हो जाते हैं।
यानी खुराक मौजूद होने के बावजूद पौधा भूखा मरने लगता है। बिल्कुल, और उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह इमारत के लिए मजबूत बुनियाद जरूरी है, वैसे ही एवोकाडो के लिए दुरुस्त पीएच और मिट्टी का निकास बुनियादी शर्त है। और पानी खड़ा होने पर भी तो वार्निंग दी गई है। हाँ, पानी कुछ दिन खड़ा रहे तो फाइटोफिथोरा नामी फफूंदी पैदा हो जाती है जो जड़ों को गला देती है। और साथ ही मोतदिल मौसम और मुनासिब नमी भी जरूरी है। खुश्क हवाएं पत्तों को खराब कर देती हैं। सही। जमीन और माहौल के बाद बारी आती है पौधे की तैयारी की। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एडवांस्ड ग्राफ्टिंग एंड प्रोपेगेशन। किसान तो आमतौर पर बीज का सोचता है, लेकिन यहाँ बीज की मुखालिफत क्यों है? क्योंकि बीज से उगाया गया पौधा ट्रू टू टाइप खुसूसियात नहीं रखता, मतलब वो मादरी खुसूसियात खो देता है। बीज एक जीनियाती लॉटरी की तरह है। और जीनियाती लॉटरी यानी कोई गारंटी नहीं कि फल वैसा ही होगा? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं। हो सकता है वो 15 साल तक फल ही ना दे। तिजारती ज़राअत में हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो इस रिस्क को खत्म करने के लिए पैवनकारी की जाती है। यहाँ क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग या वी कट का जिक्र है, इसकी क्या अफादियत है? क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग बागात की तेजी से तौसी के लिए बेहतरीन है। रूट स्टॉक को दरमियान से वी की शक्ल में काटकर शाख लगाते हैं। ये जोड़ बहुत जल्दी मिल जाता है। और दूसरा तरीका जो टंग ग्राफ्टिंग का है? हाँ, इसमें शाखों को एक खास कट लगाकर फंसा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा मैकेनिकल मजबूती है। जब दरख्त पर फल का बोझ पड़ता है तो ये टूटने से बचाता है। जबरदस्त। लेकिन ये पैवंदकारी पौधे का जीनियाती कोड कैसे महफूज रखती है? जब हम एक शानदार पैदावार देने वाले दरख्त की शाख किसी आम रूट स्टॉक पर लगाते हैं तो हम दरअसल उस मादरी दरख्त की क्लोनिंग कर रहे होते हैं। नया दरख्त जीनियाती तौर पर मुकम्मल हमशक्ल होता है। वाह, यानी पूरा बाग एक ही साइज और जायके का फल देगा। 100%। यही उसकी कामयाबी की जमानत है। पौधा तैयार हो गया, अब इसे मुंतकिल करना है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है स्पेशल प्लानिंग एंड पिट प्रेपरेशन। यहाँ पौधों के दरमियान 30 फीट का सख्त हिंदसी फासला रखने की हिदायत है। ये जमीन का ज़्यादा नहीं लगता? बज़ाहिर लगता है, लेकिन ये मुस्तकबिल की एक बड़ी सरमायाकारी है। एवोकाडो के दरख्त का फैलाव बहुत ज्यादा होता है। अगर करीब लगाएंगे तो कुछ सालों बाद शाखें उलझ जाएंगी। और शाखें उलझने से कैनोपी का क्या नुकसान होगा? जब शाखें उलझती हैं तो सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती और हवा रुक जाती है। ये रोशनी और हवा की कमी बाग को फफूंदी और कीड़ों के लिए एक आइडियल नर्सरी बना देती है। मतलब ये 30 फुट का फासला दरख्त को सांस लेने देता है। और शजरकारी से काफी पहले गड़े तैयार करने का भी तो कहा गया है। जी, पहले से गड़े बनाने से मिट्टी को धूप लगती है और जरासीम खत्म होते हैं। और फिर निकाली गई मिट्टी में नामियाती खाद यानी ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाकर वापस भरना होता है। ये कंपोस्ट क्यों जरूरी है? ये नन्हे पौधे के लिए खुराक का एक जखीरा बन जाता है जो इब्तदाई नाजुक सालों में जड़ें फैलाने में मदद देता है। जबरदस्त। अब सबसे पुरकशिश हिस्से पर आते हैं, यानी उसकी अक़साम। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है सलोन वायलेट एलीट कल्टीवार। ये एक एलीट किस्म है और इसका हार्वेस्ट का वक्त सितंबर के आखिर और अक्टूबर में है। बिल्कुल, और ये वक्त तिजारती लिहाज से बहुत अहम है। इस दौरान आलमी मंडी में डिमांड बढ़ रही होती है और इसका वजन भी शानदार है, औसतन 374 ग्राम। अच्छा, 374 ग्राम। और इसकी जिस्मानी साख्त कैसी होती है? ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बहुत ही मुतवाज़िन किस्म का फल है। और उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी प्रोटीन और फैट कितनी है? इसमें प्रोटीन 1.1% और फैट यानी चिकनाई 14.5% होती है। एवोकाडो की असल मार्केट वैल्यू इसी सेहत बख्श चिकनाई की वजह से है। और जाहिर है उसके लिए भी मखसूस कीमियाई माहौल चाहिए होगा। जी हाँ, इसकी तेजाबियत 1.6% है और इसके लिए मिट्टी का पीएच ठीक 6.2 होना चाहिए। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कैलिफोर्निया लॉन्ग प्रीमियम यील्ड। ये किस्म अक्टूबर में तैयार होती है और इसकी शक्ल नाशपाती जैसी बताई गई है। हाँ, और ये सैलून वायलेट से बड़ी है। इसका वजन 445 ग्राम है, लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होती है। वाह,
मेरे ख्याल में जो किसान हेल्थ फूड मार्केट को टारगेट करना चाहता है उसके लिए इस किस्म की ज्यादा प्रोटीन और फैट कमर्शियल लिहाज से बेहतरीन ऑप्शन है। आपने बिल्कुल सही कहा। उसमें प्रोटीन 1.4% और फैट की मिकदार 16% तक होती है। ये वो गुड फैट है जिसके लिए लोग इजाफी कीमत देते हैं। ये तो वाकई प्रीमियम कैटेगरी है। और इसकी तेजाबियत और पीएच का क्या मेयार है? इसकी दरमियानी तेजाबियत 1.8% है और ये 6.45 pH वाली मिट्टी में बेहतरीन परफॉर्म करती है। अब जरा एक ऐसे फल का तस्वुर करें जो मार्केट में आते ही छा जाए। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मिरीगोला हेवीवेट चैंपियन। ये कसम सितंबर में ही तैयार हो जाती है। जी, जल्दी तैयार होने का मतलब है अर्ली बर्ड एडवांटेज। किसान को सबसे ज्यादा कीमत मिलती है और उसके साइज की वजह से इसे हेवीवेट चैंपियन कहा गया है। एक औसत एवोकाडो को 250 ग्राम का होता है, लेकिन ये मिरीगोला 485 ग्राम तक पहुंच जाता है। तकरीबन आधा किलो का एक फल। वाह, 485 ग्राम। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ये 14 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका हुजम ही इसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। और इसकी कमर्शियल प्रोफाइल के आदाद शुमार भी शानदार हैं। प्रोटीन 1.3% और फैट 16.0%। बिल्कुल। और इसकी हल्की तेजाबियत 1.5% है, जिसके लिए 6.30 का पीएच लेवल मिसाली है। अक़साम का इंतखाब तो हो गया, लेकिन देखभाल वाकई अहम है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्रिसिजन वाटर साइकिल्स। पौधे लगाने के बाद इब्तिदाई 3 साल तक इंतहाई निगहदाश्त क्यों जरूरी है? क्योंकि इन इब्तिदाई सालों में दरख्त अपना बुनियादी स्ट्रक्चर और जड़ों का निजाम कायम कर रहा होता है। जरा सा भी पानी का स्ट्रेस उसकी पूरी जिंदगी की सलाहियत को कम कर सकता है। अच्छा, और गर्मियों में आबपाशी का शेड्यूल क्या होना चाहिए? गर्मियों में सख्ती से 10 दिन के वक्फे से पानी देना है, 1 दिन की भी ताखीर नहीं करनी। और सर्दियों में? सर्दियों में ये वक्फा बढ़ाकर 20 दिन कर दिया जाता है। लेकिन अगर इन 10 या 20 दिनों के दौरान बारिश हो जाए तो? यही तो साइंसी ज़राअत है। बारिशों को मद्देनजर रखते हुए शेड्यूल में रद्दोबदल करना होता है। अगर मिट्टी में नमी है तो पानी हरगिज नहीं देना। मतलब पानी की ज्यादती भी खतरनाक हो सकती है? बहुत खतरनाक। एवोकाडो के लिए खुश्की से ज्यादा मिट्टी में जरूरत से ज्यादा पानी होना खतरनाक है, जो जड़ों को मुकम्मल तबाह कर देता है। पानी के बाद दरख्त की साख्त पर बात करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कैनोपी आर्किटेक्चर एंड एयर फ्लो। आमतौर पर हमारे यहाँ शाख तराशी बहुत ज्यादा की जाती है, लेकिन इसके लिए हिदायत है कि कम की जाए। हाँ, क्योंकि एवोकाडो खुद कुदरती तौर पर मुतवाज़िन कैनोपी बनाता है। बिला वजह काटेंगे तो वो फल की बजाय पत्ते बनाने में तवानाई ज़ाया कर देगा। तो फिर शाख तराशी का असल मकसद क्या है? बुनियादी मकसद सिर्फ अंदरूनी हिस्सों तक सूरज की रोशनी की रसाई और हवा का गुजर बनाना है। हाँ, और साख्ती इस्लाह के लिए आपस में उलझती हुई या क्रॉस करती शाखों की कटाई का कहा गया है, और जमीन को छूती शाखों का भी। इनका क्या नुकसान है? जमीन को छूती शाखें दरअसल कीड़ों के लिए एक पुल का काम करती हैं। कीड़े जमीन से सीधा दरख्त पर चढ़ जाते हैं। ओह, समझ गया। और जो बीमार या खुश्क शाखें हैं उनकी फौरी सफाई? इसे सैनिटरी प्रूनिंग कहते हैं। ये बाग को वबाई अमराज से बचाने के लिए हर वक्त जारी रहनी चाहिए। बीमारियों के तदारुक की बात हो ही रही है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्रोएक्टिव ऑर्चर्ड प्रोटेक्शन। इसमें सबसे पहले फफूंदी के हमले एंथ्रेडिनोज की रोकथाम का जिक्र है। एंथ्रेकेनोज बहुत तबाहकुन है। ये पत्तों और फल पर स्याह धब्बे डालती है और फल को वक्त से पहले गिरा देती है। तो इसकी बरवक्त रोकथाम ना हो तो पूरी फसल जा सकती है? बिल्कुल, चंद हफ्तों में फसल तबाह हो सकती है। और फल की ज़ाहरी जिल्द को खराब करने वाली एक और बीमारी स्कैब की अलामात पर भी नजर रखने का कहा गया है। जी, स्कैब फल की जिल्द को खुरदरा कर देता है, और चूंकि एवोकाडो की कीमत उसकी खूबसूरती पर है तो दागदार फल की कीमत आधी रह जाती है। सही। और बुनियादी कीड़े जैसे फ्रूट फ्लाई के तदारुक के लिए क्या किया जाए? फल की मक्खी के लिए ट्रैप्स और मुनासिब स्प्रे का मुश्तरका इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी सुंडियां फल को अंदर से खा जाती हैं। लेकिन अद्वियात का इस्तेमाल मोहतात होना चाहिए ना?
ہاں بالکل، مقامی ماہرین کے مشورے سے ہی فنجی سائیڈز اور خاص طور پر نائٹن پائرام کا سپرے کرنا چاہیے تاکہ دوست کیڑے محفوظ رہیں۔ یہ تمام تفصیلات سن کر ایک بات تو طے ہے کہ یہ محض زراعت نہیں، ایک مکمل مینجمنٹ ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سبسکرائب JQ گلوبل ایگریکلچر۔ اس زرعی انقلاب کا حصہ بننے کے لیے صرف ایک سیمینار کافی نہیں ہے۔ جی، مسلسل رہنمائی کی ضرورت ہے۔ زرعی زمین کو زیادہ منافع بخش ایووکاڈو انٹرپرائز میں بدلنے کے لیے انہیں JQ گلوبل کے چینل سبسکرائب کرنے چاہیے۔ اور ان کے ڈیجیٹل پورٹل پر بھی جا سکتے ہیں جو کہ www.jqglobalofficial.com ہے۔ بالکل، اپڈیٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر کسانوں کو براہ راست رابطہ کرنا ہو تو ان کا واٹس ایپ نمبر +923499984186 بھی موجود ہے۔ ہاں، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری مدد لی جا سکے۔ اس سیمینار کے بعد میرے ذہن میں ایک غور طلب نکتہ آ رہا ہے۔ اگر ایک غیر ملکی فصل کے لیے ہم مٹی کا pH اعشاریوں میں ناپ رہے ہیں، 30 فٹ کا فاصلہ رکھ رہے ہیں اور بارش کے قطروں سے پانی کا دورانیہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا اگر ہم یہی سائنسی مداخلت اپنی روایتی زراعت میں لے آئیں؟ بالکل، کیا ہماری روایتی زراعت میں بھی ایسی ہی سائنسی مداخلت مستقبل میں فصلوں کے معیار اور پیداوار کی نئی تاریخ رقم نہیں کر سکتی؟ مجھے یقین ہے کہ بالکل کر سکتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو زراعت کے ہر طالب علم اور ماہر کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔